पूरी दुनिया में मौत बांटने वाला कोरोना वायरस चीन ने फैलाया, लेकिन इससे बचाने के लिए कई देश वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक दावा यह किया जा रहा है कि वैज्ञानिक कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन बनाने वाले हैं। टेस्ट किए जा रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं से कोई सॉलिड गुड न्यूज नहीं मिल पाई है। भारत के वैज्ञानिक और कई दवा कंपनियां भी वैक्सीन पर काम कर रही हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे लगता यही है कि कोरोना वैक्सीन भारत ही बनाएगा। 200 से ज्यादा देश, 22 लाख मरीज, 1.5 लाख से ज्यादा मौत। कोरोना डेथ मीटर तेजी से भाग रहा है, संक्रमण का ग्राफ ऊपर जा रहा है। 110 दिन हो रहे हैं, लेकिन जानलेवा वायरस की दवा अब तक नहीं बन सकी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्रिटेन, सैकड़ों वैज्ञानिक रात दिन लेबोरेटरी में उस वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं जो कोविड-19 वायरस का खात्मा कर सके। कोरोना की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन अंत कौन करेगा, इस पर दुनिया की निगाह लगी हुई है। कोरोना से जिस तरह भारत लड़ रहा है उसकी तारीफ WHO भी कर चुका है और अब वैक्सीन को लेकर भी हिंदुस्तानी वैज्ञानिक जल्द ही गुड न्यूज सुना सकते हैं। भारत की 6 दवा कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर रात दिन काम कर रही हैं। ये कंपनियां करीब 70 तरह के टीकों का परीक्षण कर रही हैं। कम से कम 3 टीके ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच चुके हैं। ये कंपनियां जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और मिनवैक्स हैं। कैडिला 2 वैक्सीन पर एक साथ काम कर रही है। कोरोना की टेंशन के बीच गुजरात से भी अच्छी खबर आई है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC में कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस की पहचान की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। जीनोम से वायरस की पहचान और वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। गुजरात में कई कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के शरीर से वायरस का जीन्स लिया गया। करीब 100 सैंपल का DNA टेस्ट किया गया, तब जाकर यह कामयाबी मिली। जीनोम सीक्वेंसिंग ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति, दवा बनाने, वैक्सीन विकसित करने, वायरस के टारगेट और वायरस को खत्म करने को लेकर कई अहम बातें पता चलेंगी। जीनोम सीक्वेंसिंग वो प्रोसेस है जिसकी मदद से किसी वायरस की पूरी DNA चेन का पता लगाया जाता है। ये बिल्कुल इनिशियल स्टडी है और इस तरह के हम करीबन 100 और सीक्वेंस जनरेट करेंगे। ये सीक्वेंस हम नेशनल और इंटरनेशनल पोर्टल पे शेयर भी करेंगे और जो बाकी लैब्स हैं वो भी अपने सीक्वेंस पब्लिक डोमेन में शेयर करते हैं। तो सबको मिला के फिर हम वैक्सीन डेवलपमेंट का जो काम करेंगे वो पूरे इंडिया के लिए या तो वर्ल्ड में कारगर इफेक्टिव रह सकता है। इन सबके बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेडकर ने कहा है कि कोरोना वायरस भारत में 3 महीने से है। इसका म्यूटेशन बहुत जल्द नहीं होता है। जो भी वैक्सीन बनती है वो भविष्य में भी वायरस से लड़ने का काम करेगी। वैक्सीन में अगर म्यूटेशंस ज्यादा हुए कोई क्रिटिकल एरिया में तो वो वैक्सीन के ऊपर असर कर सकते हैं। वैक्सीन मुझे अलग ढंग से देखना पड़ेगा, लेकिन क्या ये होना हमको अभी ऐसे लगता है कि ये सहजता से हो जाएगा? सहजता से नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने भी अभी हमारे यहाँ आके हुए भी होंगे तो भी ये वायरस बहुत ज़्यादा जल्दी म्यूटेट नहीं होता। यानी अपने जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसके कपड़े वो जल्दी बदलता नहीं, उसकी चमड़ी जल्दी बदलेगी नहीं। तो वो अगर होता नहीं है तो जो भी वैक्सीन निकलेगी अभी तक के आधार पर हम ये कह सकते हैं शायद वो वैक्सीन आगे के विषाणु के खिलाफ भी काम करेगी। इसके अलावा भारत कोरोना से इलाज में कारगर टेक्निक प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन को भी अपनाने जा रहा है। दिल्ली के एम्स में इसकी तैयारियां चल रही हैं। प्लाज्मा हमारे खून का करीब 55% हिस्सा बनाता है। ये रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए तरल पदार्थ पैदा करता है, जिससे ये बाकी जिस्म में पहुंचते हैं। ये मरीजों के लिए एंटीबॉडीज का काम करता है और जो लोग वायरस से संक्रमण के बाद ठीक हो जाते हैं उनके खून से ये बनाया जाता है ताकि मौजूदा मरीजों को ये दिया जा सके। उससे उनकी वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ब्लड बैंक में खून की तरह ही प्लाज्मा का भी डोनेशन लिया जाता है। अगर कोई ठीक हो चुका मरीज प्लाज्मा डोनेट करता है
तो उसका खून एक ट्यूब के जरिए निकाला जाता है और उसमें से प्लाज्मा निकालकर बाकी खून उसके जिस्म में वापस पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा की जांच करके ये देखा जाता है कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है, यानी वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है। एम्स में अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो कोरोना से लड़ाई में भारत की ये बहुत बड़ी जीत होगी। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तकनीक को अमेरिका में भी अपनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर में इस वक्त कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के ब्लड से कोरोना का इलाज ढूंढने की रिसर्च चल रही है। अमेरिकी डॉक्टरों का मानना है कि जो भी कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनके खून से एंटीबॉडीज बनाए जा सकते हैं। अभी दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में ब्लड प्लाज्मा उसी के तर्ज पर एक अस्थायी उपाय है जो मरीज के इम्यून सिस्टम को अपना एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार करता है। कन्वालेसेंट प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा जो पेशेंट हील हो गए हैं उनसे हम लेके पेशेंट जो जिनमें बीमारी है उनको दे सकते हैं, और वो एक माध्यम है जिससे जो इन्फेक्शन है उस पर काबू पाया जा सकता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये एम्स में भी हम शुरू कर रहे हैं और साउथ में भी कई सेंटर्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये अभी एक रिसर्च प्रोटोकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। अगर उसमें ये पाया गया कि ये बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है तो ये लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये इस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए लोगों को जो ठीक हो गए हैं ब्लड डोनेट करना पड़ेगा और अपना प्लाज्मा देना पड़ेगा जो पेशेंट्स में हम दे सकते हैं। तो वो भी एक चैलेंज है कि वी हैव टू गेट इनफ ब्लड डोनेशन। अमेरिका के ह्यूस्टन और बोस्टन में कई कोरोना मरीजों को प्लाज्मा तकनीक से इलाज चल रहा है और इन पर होने वाले प्रभाव पर नजर रखी जा रही है। प्लाज्मा इन्फ्यूजन में किसी ठीक हो चुके मरीज का एंटीबॉडीज होता है। ये कम वक्त के लिए प्रभावी होता है और इसकी खुराक बार बार देने की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मा तकनीक को कॉन्वेलेसेंट सीरम थेरेपी भी कहते हैं। इसमें खून में मौजूद प्लाज्मा के एंटीबॉडीज की मदद से कोरोना संक्रमित का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा तकनीक से इबोला और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी का इलाज हो चुका है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लाज्मा का प्रयोग करने की मंजूरी उन मरीजों के लिए दी है जो कोरोना से संक्रमित होकर गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद वो मरीज जिनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, उन्हें कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा से तैयार एंटीबॉडीज को चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टरों की उम्मीद है कि फिलहाल कोरोना को हराने के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन बहुत बड़ी उम्मीद साबित हो सकती है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तकनीक में कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के जिस्म से निकाला गया खून एक मशीन से गुजारा जाएगा जिसमें से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाएगा। इसके बाद रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को वापस डोनर के शरीर में चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति में प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो डोनर के एक हाथ से ब्लड निकाला जाएगा और प्लाज्मा निकालकर दूसरे हाथ से ब्लड फिर चढ़ा दिया जाएगा। मौजूदा दौर में कुछ इसी तरह की तकनीक से डेंगू से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। जिस चीन से कोरोना की शुरुआत हुई वहां भी वैक्सीन की खोज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब चीन से ताजा खबर यह आई है कि वहां के वैज्ञानिकों ने कोरोना टीके के लिए क्लिनिकल ट्रायल का काम शुरू कर दिया है। ये ट्रायल का दूसरा फेज बताया जा रहा है। ये वैक्सीन चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज ऑफ चाइना ने मिलकर बना रही है। मानव शरीर पर इसका दूसरी बार ट्रायल शुरू किया गया। वैक्सीन ट्रायल के लिए 500 वॉलंटियर्स को लगाया गया है। चीन की मीडिया की खबर के मुताबिक 84 साल की उम्र वाले शख्स को यह वैक्सीन दी गई है। यह शख्स वुहान का रहने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैक्सीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग पद्धति से बनाया गया है और यह कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारी को रोकता है। पहले फेज में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में मुख्य ध्यान इसकी सुरक्षा पर था, जबकि दूसरे फेज में ध्यान इसकी क्षमता पर दिया जा रहा है। कोरोना के लिए बनाई गई वैक्सीन पर चीन ने 17 मार्च को पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए 108 वॉलंटियर्स को चुना गया था। 14 वॉलंटियर्स ने वैक्सीन का टेस्ट पीरियड पूरा कर लिया। ये 14 लोग फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब चीन दावा कर रहा है कि उसका दूसरा क्लिनिकल ट्रायल भी सफल साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इजराइल की लैब में भी वैक्सीन पर रिसर्च हो रही है। पूरी दुनिया में 20 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। अमेरिका भी दावा कर रहा है कि उसके यहाँ वैक्सीन बनाने की रिसर्च चल रही है। मानव परीक्षण भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ अमेरिका की जो तैयारी है उससे ऐसा लग नहीं रहा कि कोरोना के खिलाफ सबसे पहले वैक्सीन की खुशखबरी महाशक्ति अमेरिका से मिलेगी। कोरोना ने जिस तरह से अमेरिका में कोहराम मचा दिया है, वहां की ट्रंप सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। अमेरिका में वेंटिलेटर की कमी है। अस्पतालों में मरीजों के बेड कम पड़ गए हैं। ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा मांगी है। चीन से पीपीई किट और मास्क मंगवाए हैं।
कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका पूरी तरह आउटसोर्सिंग पर निर्भर है। प्लाज्मा तकनीक को छोड़कर वो अब तक कोरोना के खिलाफ कोई बड़ा और कारगर कदम नहीं उठा सका है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने सीमित संसाधनों के बीच कोरोना से जमकर फाइट की है। भारत में भी जिस तरह से वैक्सीन पर रिसर्च हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग की पहचान हो चुकी है और प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल कोरोना के इलाज में होने जा रहा है, उससे लगता यही है कि कोरोना वाली वैक्सीन बनाने से भारतीय वैज्ञानिक ज्यादा दूर नहीं है। ये बात साफ तो है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी, लेकिन अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये वायरस वुहान के लैब से निकला था या वुहान की सी फूड मार्केट से। एक खुलासे के बाद ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय को इस वायरस के फैलने का अलर्ट 2 साल पहले ही मिल चुका था, लेकिन अमेरिका ने इस वायरस को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। पूरी दुनिया को मौत के मुंह में धकेलने वाले कोरोना वायरस के फैलने की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। वायरस के फैलने को लेकर अब तक ये सवाल उठ रहे थे कि कोरोना वायरस एक एक्सीडेंट है या सोची समझी बहुत बड़ी साजिश। ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में फैला था या किसी चीन की लैब से फैलाया गया। और तीसरी थ्योरी सामने आती है कि वायरस चीन की लैब में बना, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की लापरवाही से फैल गया। इस तीसरी थ्योरी की संभावना सच्चाई के ज्यादा करीब लगती है, क्योंकि इसके सबूत अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। 2 साल पहले यानी साल 2018 में वुहान में मौजूद अमेरिका के 2 डिप्लोमेट और वॉशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के कुछ सीनियर अफसरों के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत वुहान की एक लैब में वायरस को लेकर चल रहे रिसर्च को लेकर थी। इस बातचीत में रिसर्च की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए और वायरस के फैलने की चेतावनी दी गई। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस चेतावनी को बहुत हल्के में लिया। उन्होंने इसकी गंभीरता को समझे बिना कोई कार्रवाई नहीं की। हैरानी की बात यह है कि यह जानकारी कोई दूसरे अधिकारी नहीं, बल्कि अपने देश के राजदूत दे रहे थे। यानी 2018 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने वुहान से आई इस गंभीर सूचना पर काम किया होता तो आज कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोका जा सकता था। इस राज का खुलासा तब हुआ जब ये बातचीत विदेश मंत्रालय से लीक होकर अमेरिका के एक मीडिया हाउस तक पहुंच गई। इस राज को समझने के लिए आपको चीन के शहर वुहान के उस लैब में चलना होगा जहां 2 साल पहले इस वायरस पर रिसर्च चल रहा था, लेकिन तब इसका नाम कोरोना नहीं पड़ा था। जनवरी 2018 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय का एक डेलीगेशन वुहान में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पहुंचे थे। इस डेलीगेशन में वुहान में अमेरिका के राजदूत जेमिसन फॉस और विज्ञान और तकनीक से जुड़े सलाहकार रिक स्विट्जर शामिल थे। जनवरी से मार्च के दौरान कई बार लैब के निरीक्षण से ये बात सामने आई कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ों पर किसी वायरस से जुड़ी एक रिसर्च चल रही है। लेकिन निरीक्षण के दौरान जो बात सामने आई वो अमेरिकी राजदूत ने सिलसिलेवार तरीके से वॉशिंगटन में विदेश मंत्रालय को भेज दी। इनमें पहली सूचना थी कि वुहान की लैब में किसी वायरस पर चल रहे रिसर्च में वैज्ञानिक और टेक्नीशियन सावधानी और सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। इसके अलावा ये चेतावनी दी थी कि अगर सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं तो लैब में सार्स जैसी महामारी फैल सकती है। अपनी जांच में इन 2 अमेरिकी राजदूतों ने पाया कि लैब में ट्रेंड और पेशेवर टेक्नीशियन की भारी कमी है। इसके अलावा अमेरिका के टेक्सास में मौजूद गैल्वेस्टन नेशनल लाइब्रेरी से रिसर्च को लेकर कई तरह की मदद भेजी जाती रही है। इसी आधार पर वुहान में मौजूद अमेरिका के अधिकारी वुहान की लैब की जांच करने जाते रहते थे। अपनी बातचीत में इन अधिकारियों ने दोहराया था कि वुहान लैब को मदद की जरूरत है, खास तौर पर चमगादड़ों पर चली रिसर्च को लेकर। लेकिन अमेरिका में बैठे अधिकारियों ने इस चेतावनी पर विशेष गंभीरता नहीं दिखाई। यानी चीन की इस गलती में अमेरिका भी बराबर का हिस्सेदार बन गया। हमने भी वायरस के फैलने की कहानी बहुत जगह से सुनी है। हम इसे देख रहे हैं, हम इसकी बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं कि कैसे यह भयानक स्थिति पैदा हुई। मैंने चीन की लापरवाही के बारे में अपने अधिकारियों से बात की, लेकिन इस बार मैं अभी कोई बात नहीं कहना चाहता। वैज्ञानिकों का मानना है कि चमगादड़ों के जरिए ही कोरोना का संक्रमण इंसानों के शरीर में आया है, लेकिन ये चमगादड़ों को खाने में शामिल करने से नहीं, बल्कि उन पर चल रहे रिसर्च से लीक हुआ वायरस लोगों तक पहुंचा है।
जांच के मुताबिक चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वुहान से करीब 1000 मील दूर यूनान से कुछ चमगादड़ों को पकड़ा है और उन पर रिसर्च किया जा रहा है। इसी प्रयोग को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार ने लैब को 29 करोड़ रुपए का फंड भी भेजा था। वुहान के इस लैब के निरीक्षण के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के इस रिसर्च के प्रमुख शी झेंगली से भी मुलाकात हुई, जो वायरस से होने वाली सार्स जैसी महामारी में चमगादड़ों और वायरस के संबंधों पर वर्षों से रिसर्च कर रही थी। इसी रिसर्च के आधार पर भविष्य में वायरस से होने वाली महामारी को समझा जा सकता है, लेकिन लैब की एक लापरवाही की वजह से यह वायरस लैब से निकलकर शहर में फैल गया, जहां से पूरी दुनिया को कोरोना का शिकार बना दिया। लेकिन चीन ने इस गलती को कभी नहीं माना, बल्कि इसकी जगह चीन ने वेट मार्केट की थ्योरी को जानबूझकर फैलाया ताकि वुहान के लैब पर लगने वाले आरोप दब जाएं। वेट मार्केट यानी वो बाजार जहां पशु पक्षियों का ताजा मांस, मछली और सी फूड बेचा जाता है। शुरुआत में पूरी दुनिया को यही लगा कि कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट से ही फैला है, लेकिन अब इसके वुहान के लैब से फैलने के संकेत सामने आने लगे हैं। हालांकि अमेरिका के पास भी इस बात के पक्के सबूत नहीं है कि वायरस चीन की वुहान लैब से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है। We still don't have enough knowledge. इस वायरस के बारे में हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हम इस बारे में जांच कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक ही इस बारे में सही और सटीक जानकारी दे सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये वायरस एक प्राकृतिक आपदा है, ना कि किसी इंसान के द्वारा तैयार की गई। कोरोना वायरस वुहान के मीट मार्केट से निकला या वुहान की लैब से, ये जांच का विषय है। लेकिन अब तक की जांच में ये बात साफ है कि चमगादड़ों का इस वायरस से बहुत गहरा नाता है। लेकिन एक जांच कहती है कि वुहान के इस बाजार में चमगादड़ नहीं बेचे जाते थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि चमगादड़ों के अलावा कोई और जीव भी वायरस का कारण बनता है। इस पहलू के बारे में दुनिया के कई देश वेट मार्केट को संक्रमण का बहुत बड़ा कारण मानते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। WHO और दूसरे संगठनों को इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे दुनिया भर के लोगों की सेहत पर बहुत बड़ा खतरा है। फूड सप्लाई को लेकर सतर्कता नहीं बरती गई तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर अमेरिका की विदेश मंत्रालय की इस बातचीत को सही माना जाए तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के दो विलन साफ दिखाई देते हैं। इनमें पहला चीन, जिसने वुहान लैब में वायरस पर चल रहे रिसर्च को लेकर लापरवाहियों को अंदाज किया, जबकि अमेरिका ने वक्त रहते सभी सूचनाएं मिलने के बावजूद वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इस पर एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन यह तय है कि कुछ लोगों की लापरवाही या साजिश की वजह से पूरी दुनिया पर मौत का संकट मंडरा रहा है और ना जाने ये संकट कब खत्म होगा।